हेलो एवरीवन, आज इसमें हम डिस्कस करेंगे नीट का पीवाईक्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले भी हम बता चुके हैं आपको, जो हम पीवाईक्यू इस तरह से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आप नीट का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन देख लेना कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे एवं लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ये 2021 में आया हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते कैसे ये भी जानना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एनसीईआरटी जो बुक है, इंटेक्स जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है, इंटेक्स क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल जो है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में है, तो उससे ये डायरेक्ट उठा करके डाल दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ ले, यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन सबको पता रहता है, एक इक्वेशन होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा। आप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। आपको यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज निकालना है। और अगर नहीं भी दिया हुआ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले, आपको क्या समझना है, जो उसका जो स्पीड होगा लाइट के स्पीड के बराबर होगा। अगर लिखा रहे तो अच्छी बात, नहीं लिखा रहे तो और अच्छी बात। हम मान के चलेंगे कि लाइट के स्पीड के बराबर ही होता है उसका स्पीड। तो आपके पास स्पीड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, पूरा डाटा भी वही है और आंसर भी वही है। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करें, छोटा छोटा गलती ये बड़ा हो जाता है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे किलो हर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज में करेंगे, और यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिखाना है, तो वेवलेंथ आएगा मीटर में। और यहाँ पे ऐसे भी आपको एलिमिनेट करके देख सकते हो, जो मीटर में आंसर आएगा। और यहाँ पे जब देखेगा, कैलकुलेट करेगा, तो मीटर में दो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, और इसको सॉल्व भी करना होगा। बेसिकली बिना सॉल्व किए आप नहीं बता सकते हो। 3.0 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.368 × 10⁻³ क्या है, 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3.0 1.368 और यहाँ पे 10⁵। और इसको हम आगे का फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3000 बाय 1.368, और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, पावर को हटा देते हैं, यहाँ पे 10⁻, ये सही है। अब आपके पास 1.368 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 10⁻क्या है, 5। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा इसका कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 219 और 0.3 मीटर। तो ये इसका वैल्यू आएगा, और इस तरह से आपको सॉल्व करना था बेसिकली। अच्छा, ये यहाँ पे पावर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे 5 लगा करके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3000 दिए हैं, तो 3 पावर इधर आ गया, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। तो इसको बस बेसिकली सॉल्व करना था आपको, तो सॉल्व तो कर ही सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है आपके पास बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उस पर बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करें, मेरे भरोसे मत बैठे। क्या करना, अपने से सॉल्व करना है, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे x, यहाँ पे a और यहाँ पे z, पहले ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये समझना होगा। a का मतलब एटॉमिक, a का मतलब मास नंबर, और z का मतलब एटॉमिक नंबर, और x एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। और आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पूछ रहा है।
इस तरह का लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये कुछ और लिखा हुआ है, ल्यूटेशियम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 175 और यहाँ पे ये 71 लिखा हुआ है। इस केस में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुछ नहीं, हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जब भी चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? सेम होता है। जैसे किसी में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन अगर न्यूट्रल है उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे आपको देखने के बाद इलेक्ट्रॉन और रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ, ये भी बात ध्यान में रखना है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो मतलब नंबर किस में सेम है? तो किस में सेम है? एक ही ऑप्शन है डी। ऐसे भी क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तो सबसे पहले छोटा छोटा बात करके हम करते हैं। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? तो इसको माइनस कर लेंगे, 175 माइनस 71, ये आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये 104। ये न्यूट्रॉन का नंबर हो गया, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही होता है मास नंबर बेसिकली। तो ये तो आपका न्यूट्रॉन का नंबर आ गया। प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? तो Z के बराबर होता है प्रोटॉन का नंबर। तो प्रोटॉन इक्वल टू 71 और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 71। कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, डी ऑप्शन होगा, लेकिन ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे क्वांटम नंबर तो पढ़ ही के जाओ। क्वांटम नंबर्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स मॉडल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है उसको भी देख लेना है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल टू h/v। तो ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। एक बार तो जेईई मेन में इस बार पूछ दिया है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको यहाँ पे भी दिखेगा ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, लेकिन उसको पूछा जा रहा है। तो आपको बस एनसीईआरटी या फिर जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपको रेडियल नोड और एंगुलर नोड के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन हम बोले बेसिकली हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि समय का वेस्टेज होगा, जो सही नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे रेडियल नोड और एंगुलर नोड के बारे में बात किया गया है। तो रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड होता है, इसको हम रेडियल नोड को हम लिखते हैं R से, R लिख लेते हैं N L-1। ये हो गया रेडियल नोड, यहाँ पे लिख ही देते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ये क्या होगा? L के बराबर, ये L लिखा हुआ है। दूसरा टोटल नोड, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा टोटल नोड, तो ये होगा N-1, ये मेरा टोटल नोड। जो पूछा गया वही निकालना है आपको। तो यहाँ पे जब देख रहे हो तो यहाँ पे 3s के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड तो आप L इसका बता सकते हो। L S के लिए L क्या होता है? L का वैल्यू S P D भी लिख लेते हैं, F भी लिख लेते हैं, क्योंकि कभी इसके बारे में पूछा गया है। L का वैल्यू 0 1 2 3। तो यहाँ पे इसके लिए एंगुलर नोड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंगुलर नोड कितना हो गया? 0। एंगुलर नोड इसका L का वैल्यू हो गया 0। L इसका 0 मतलब एंगुलर नोड कितना होगा? 0 होगा। तो अगर हम पूछे इसका रेडियल नोड, तो रेडियल नोड क्या होगा? 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, और यहाँ पे ये 0। मतलब रेडियल नोड आप निकाल लिए, एंगुलर नोड निकाल लिए, तो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, बन गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए और आता ही होगा। जब आप नीट के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको अरेंज करना है यहाँ पे 4D 5P 6P और 5F दिया हुआ है और इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग में लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 4P है कि 4D है? 4D है, उसके बाद यहाँ पे 5P है, उसके बाद यहाँ पे 5F है, 5F, उसके बाद यहाँ पे 6P है। आप सबसे पहले n प्लस एल का वैल्यू बताओ। n प्लस एल का वैल्यू सबका बताना है। तो इसके लिए n प्लस एल n लिख लेते हैं 4 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। l का वैल्यू इसमें होगा d के लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 3 और इसके लिए 1। अब इसको ऐड करते हैं तो ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, ये 8 आएगा और ये कितना आएगा, ये भी 7 आएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा 5F का, तो 5F लिखेंगे। उसके बाद किसका एनर्जी होगा? उसके बाद हम देख लेते हैं किसका एनर्जी होगा, 6P का होगा, 6P लिख दिए। उसके बाद किसका एनर्जी होगा? उसके बाद एनर्जी होगा यहाँ पे 6 आ गया, n प्लस एल का वैल्यू तो सेम हो गया। अब एनर्जी ज्यादा किसका होगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इस केस में 5P आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4D। तो ये एक ऑप्शन रहा होगा, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह का कोई ऑप्शन होगा आपके पास 5F 6P, उसके बाद 6P और 5P और 4D। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देखते हैं। आपको इसमें कुछ पूछा नहीं है, जैसे ग्राउंड स्टेट पूछा है उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। आपको पूछा है जो विजिबल रेंज में कौन सा सीरीज का वेवलेंथ आता है। तो आपको ट्रांजिशन बताना है जो कि विजिबल रीजन में आता है। तो आपको जब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो क्या होता है, यहाँ पे n=1 लिख लेते हैं। जब भी ट्रांजिशन यहाँ पे होगा तो इसको हम बोलेंगे 1 पे होगा, तो इसको हम बोलेंगे कहीं से भी हो 1 पे हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा सीरीज है ये लाइमन सीरीज है। बाल्मर सीरीज इसका क्या होता है, यूवी होता है। ये इसका जो स्पेक्ट्रम आता है यूवी रीजन में आता है। विजिबल रीजन में कहाँ पे आता है, बाल्मर सीरीज में। ये जो अगर n=2 पे अगर कहीं पे ट्रांजिशन हो रहा है हायर एनर्जी लेवल से, कहाँ पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और इसका जो रेंज होता है ये विजिबल रेंज में होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 720 या 750 नैनोमीटर के बीच में रहता है। 700 जनरली हम मान के चलते हैं। और उसके बाद तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन होगा बी, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बस सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन तो आप क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे तब भी किए होंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, बस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p3। अब यहाँ पे आप बताओ ये इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी बताना आपको है। तो जब इसका वैलेंसी निकालते हैं तो इसका वैलेंसी आता है 3 आता है। कितना आता है इसका वैलेंसी 3। इसका वैलेंसी कितना आता है 3। तो जब इसका वैलेंसी 3 आया, कितना आया 3, तो जब इसका वैलेंसी 3 है और यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम है और यहाँ पे X है और इसका वैलेंसी 3 है, ठीक है। तो जब ये वैलेंसी इसका 3 है तो ये क्या करना चाहेगा, ये करना क्या चाहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके वाटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका वैलेंसी 3 हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम हमको पता है जो हमेशा +2 में रहता है, या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, जनरली ये फॉर्म करता है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था और Mg
3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे। तो ये तो ये ऑप्शन होगा ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ये कोई ऑप्शन दिख रहा होगा वही होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आप पढ़े रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा रहा है। सबसे पहले s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है, हो सकता है फार्मूला पे बेस क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो फार्मूला क्या होता है सो लिख देते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लिख रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है अंडर रूट एल प्लस 1 और यहाँ पे h/2, ये इसका रिलेशन होता है। तो s के लिए l का वैल्यू 0, l का वैल्यू क्या होता है s के लिए, s सबसेल के लिए लिख लेते हैं, s सबसेल के लिए या ऑर्बिटल के लिए हम बोल सकते हैं l का वैल्यू क्या होता है 0। तो इस केस में ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, ये बात तो सही है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो साइज जो है, साइज या वेव ऑर्बिटल हम बोलेंगे, ऑर्बिटल में हम 3 चीज का यूज करते हैं, 3 क्वांटम नंबर का हम n, l और m, ये 3 क्वांटम नंबर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही डिराइव होता है। मतलब आपको वेव किसी का भी ऑर्बिटल का अगर कॉन्फ़िगरेशन ये रिप्रेजेंट करना है तो 3 क्वांटम नंबर का हेल्प लेते हैं। चौथा क्वांटम नंबर जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है और ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बात करता है, तो ये ऑप्शन तो होगा, ये भी सही है। 4 क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्युटली ये सही ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड देखते हैं dz² का m का वैल्यू 0, तो हो सकता है d ऑर्बिटल है किसी का भी 0 हो सकता है, तो dz² का लिखा है सही, तो ये भी बात सही। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन में गलती दिख रहा होगा, तो इसका डी ऑप्शन होगा। आप जरा देखें जो क्या यहाँ पे गलती होगा। तो पहले हम पैरेलल स्पिन भरते हैं, उसके बाद एंटी पैरेलल भरते हैं। कौन सा रूल है ये आपको बोलना चाहिए, कमेंट में बोलिए ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूल है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे 1s2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 है और ये क्या है यहाँ पे 2s2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, पहले एक तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और उसके बाद ये एंटी पैरेलल स्पिन है। तो एंटी पैरेलल स्पिन नहीं, पहले पैरेलल स्पिन ऐसे होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ क्या है ऐसे है, तो यही ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है जो इस बार पूछा जा सकता है, तो इस यही कंसेप्ट पे पूछा जा सकता है। आपके पास हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ बात बोला गया है। पहले तो सारा को हम देखेंगे, इसमें भी रॉन्ग पूछा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है। तो पहला जो लिखा हुआ है 2s ऑर्बिटल का और 2p ऑर्बिटल का हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, इसका एनर्जी सेम होगा या लेस होगा। 2s का एनर्जी लेस लिखा हुआ है। तो एक बात करते हैं, जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जब हम बात करते हैं, जब भी हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बात करते हैं, तो इसका जो एनर्जी जो डिफाइन करते हैं या एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मतलब अगर ये 1 इसका n का वैल्यू 1 है और यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे 2s बन रहा है, 2p बन रहा है और यहाँ पे 3s बन रहा है, 3p बन रहा है और 3d ऑर्बिट सबसे है और यहाँ पे क्या है 1s है। सिर्फ ये फर्स्ट वाला में सिर्फ A1 ही पॉसिबल है, 2s तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या देखना है, तो बेसिकली समझना है जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 2s का, 3s का और 3p का या 3d का
सबका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। किसका 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 सेम होगा, 2s और 2p का सेम होगा। मतलब अगर एक सेल में है तो सारा ऑर्बिट सब सेल का एनर्जी सिमिलर होता है। किसके लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 2s का एनर्जी कम होता है, 2p का ज्यादा होता है। तो ये बात तो जाहिर सी गलत भी बोला गया है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। और बाकी सब कुछ चेक करेंगे क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डी ब्रोगली आपको पता होना चाहिए। डी ब्रोगली बोलते ही दिमाग में आपको फिट बैठ जाना चाहिए क्या, लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का बहुत सारा यूज करके आपको डिफरेंट फॉर्मूला जनरेट किया जाता है। लैम्डा इक्वल टू h/mv, यहाँ पे मास वेलोसिटी सब पता है आपको, यहाँ पे h/p लिख सकते हैं। और भी इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv² इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ mv इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mv² इक्वल टू mv² इक्वल टू 2k यहाँ पे m, और जब आपको यहाँ पे 2 लिख दिया 2k और यहाँ पे मास है, और जब यहाँ पे हम mv का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। तो इस केस में h बाय क्या लिखेंगे 2k और यहाँ पे m, ये काइनेटिक एनर्जी है। और भी इसका फॉर्मूला तो आगे डेराइव करते हैं, उसको तो हमको यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन में आपको देखना होगा, समझना होगा, तभी आप इसको बता सकते हो। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, या क्या बोला गया है। तो डेल्टा x और डेल्टा p का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, मतलब डेल्टा x लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा p, ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, h/4π से। ये h/4π से हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। ये बात तो हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको बस समझना है क्या कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा p को हम लिख सकते हैं m डेल्टा v, ठीक है। m डेल्टा v लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो हम बोलेंगे बस वो बात को समझना है, और ये एक्सप्रेशन को हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा x को हम डेल्टा t से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डेल्टा x को डेल्टा t से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा v बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बन जाएगा ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा आपको डेल्टा t से, क्योंकि डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, तभी बात बराबर होगा। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा t से, और यहाँ पे m डेल्टा v इक्वल इनटू डेल्टा t। अब बस आपको ये डायमेंशन का आइडिया होना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हम पूछें तो क्या लिखते हैं, हाफ mv², ठीक है, यही लिखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे डेल्टा v का स्क्वायर लिख रहा है, हाफ से मतलब नहीं, हम डायमेंशन का बात करते हैं, मतलब कि ये क्या बताओ एनर्जी है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये mv² में क्या लिख रहा है, m डेल्टा v का जो स्क्वायर जो है ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू क्या करेंगे डेल्टा t। तो जब डेल्टा t करेंगे इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π ये होगा। तो एक जो रिलेशन आएगा डेल्टा E इनटू डेल्टा t इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π, यही होगा क्या, मतलब कि ये जो इसका जो प्रोडक्ट हुआ हमेशा h/2π से ज्यादा होगा। तो यही ऑप्शन है, ये भी सही है। उसके बाद लिखा हुआ हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है, सिमेट्रिकल ज्यादा होता है, सिमेट्री ज्यादा होता है। तो ये भी बात सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को हम देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन प्रिंसिपल क्वांटम n इक्वल टू 4। तो आपको नहीं आ रहा है कुछ, तो एक फॉर्मूला तो आप क्लास 10th में पढ़े, क्या, जो किसी भी सेल में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, k सेल, m सेल, n सेल, किसी भी सेल में। तो 2n² लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, ये हम निकालते हैं किसी भी सेल में। जब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना होता है, जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना होता है तो क्या करते हैं n स्क्वायर। तो ऑर्बिटल जब भी निकालना रहे, अगर n का वैल्यू दिया हुआ है तो कितना ऑर्बिटल होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16 ऑर्बिटल है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से अगर निकालेंगे तो 32 होगा। तो ऑर्बिटल पूछ रहा है तो हाफ उसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल होगा। तो मतलब कि 16 ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ही होगा, 16 ऑर्बिटल होगा। ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में बात कर रहा है। तो डी ऑर्बिटल का अगर शेप बोले तो दो तरह का शेप होता है। एक तो हम बोलेंगे इन बिटवीन एक्सिस और दूसरा क्या बोलेंगे ऑन द एक्सिस। तो दो तरह का T2G ये आपको पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो आपके पास बोल रहा है कि इन बिटवीन एक्सिस वाला पूछ रहा है, या ये डी एक्स वाई लिखते हैं अगर ये x है और ये y है। इसी तरह से yz और xz भी होता है। अब हम बात करते हैं dx स्क्वायर और dx स्क्वायर, और यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक dz स्क्वायर। dz स्क्वायर ये होता है, ये z एक्सिस है, और ये कंसर्टिंग नेगेटिव रिंग होता है ये। तो ये आपके पास dz ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ऑन द एक्सिस होता है। तो आपको कौन सा पूछ रहा है, इन बिटवीन एक्सिस या ऑन द एक्सिस, अलोंग एक्सिस। तो अलोंग एक्सिस में dx स्क्वायर और dz स्क्वायर ये ऑप्शन होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है आपके पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, l का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन फिट होगा, कितना ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे आपके पास ऐसा पूछा जा रहा है। जो ऑर्बिटल बताना है n और l का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो जब भी आपको n और साथ में l का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो l और यहाँ पे आपको पूछा गया है ऑर्बिटल्स। अगर सबसेल बोला जाता तो सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, l का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो अगर p सबसेल है, p सबसेल अगर बोले तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर p ऑर्बिटल बोले, मतलब कोई भी ऑर्बिटल बोलने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल बोलेंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल से ही आपको बताना होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास पूछा जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम अगर कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको पूछे, जैसे ये हम लिथियम का ही कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। आप समझिए बात को, 1s2 2s1। तो अगर आपके पास यह लिथियम ना लिख करके हम कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन लिख लेते हैं 2s2 2p2। अगर आपको पूछे जो बताओ जो 2s में जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, उसका चारों क्वांटम नंबर बताओ। तो चारों क्वांटम नंबर अगर हम लिखें तो पहला काम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 2 होगा, l का वैल्यू 0 होगा, m का वैल्यू 0 होगा, और s का वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर का। तो ऊपर है तो प्लस हाफ, और अगर डाउनवर्ड है पैरेलल स्पिन है तो प्लस हाफ, और एंटी पैरेलल है तो माइनस है। तो अगर ये दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ रहा है, तो स्पिन क्वांटम नंबर का हेल्प लेना पड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन जाएगा कौन सा, पहला ये ऑप्शन जाएगा इसका।